नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आजकल भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ बहुत ज्यादा चर्चा में। वो अपने बयानों को लेकर कुछ ज्यादा ही चर्चा में है और चर्चा में रहने की उनकी एक वजह यह है कि उन्होंने अपने एक उद्बोधन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 यानी 142 को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल तक बता दिया। We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the President and presented a scenario it will be law of the land, have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. जानते चलें कि संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है। जब पूर्ण न्याय के लिए कोई और रास्ता नहीं बचता है, तब सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में इस अनुच्छेद को यदि उपराष्ट्रपति न्यूक्लियर मिसाइल यानी संवैधानिक संस्था के खिलाफ हथियार की संज्ञा देते हैं तो ये कतई उचित नहीं, क्योंकि थका हारा था चारों तरफ से पीड़ित और प्रताड़ित व्यक्ति या संस्था अंत में सुप्रीम कोर्ट में ही तो जाकर गुहार लगाती, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसके साथ न्याय होगा। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो उससे अविश्वास का माहौल बनता है। या तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने कहा था कि चुनाव तो हमें लड़ना पड़ता है, पब्लिक के बीच तो हमें जाना पड़ता है। तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं। न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि न्यायपालिका गवाह, सबूत और मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि दबाव के आधार पर फैसला करे। वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उसके मुताबिक सरकार अपने अनुसार सब कुछ चलाना चाहती है और ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि उसके किसी भी निर्णय की आलोचना हो, तो दूर बहस तक हो। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ काफी चर्चा में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर की गई उनकी टिप्पणी ने कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव को सार्वजनिक कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि भक्तगणों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त मटेरियल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना करना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय या आईटी सेल ने मटेरियल भेजते समय ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इससे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ भी चर बनाने लगेगा। आज जिस तरह केंद्र सरकार ने पत्रकारिता की बोलती बंद कर दी है, मैं यहां फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर के डायलॉग, मैं ये नहीं जानता हूं कि उसको यहां लिया जा सकता है नहीं लिया सकता है उनकी वीडियो, लेकिन मैं उनके डायलॉग को रिपीट कर रहा हूं
जो उन्होंने पत्रकारिता के संबंध में कहा था, पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं। उनका कहना था, वो भी पत्रकार थे, एक पेपर के संपादक, उन्होंने कहा था, सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है, खबरें बनती नहीं बनाई जाती हैं, फिर जनता किस पर विश्वास करे। इन न्यूज चैनल्स पर, जिसमें खबरों के नाम पर कुर्सी हड़पने की कहानियां लिखी जा रही हैं, जहां संजीदा और सच्ची खबरों को छोड़कर टीआरपी के नाम पर सेंसेशनलिज्म बेचा जा रहा है। मीडिया सच की जबान बनने के बजाय देश के शासक वर्ग से अपना तालमेल बैठाना शुरू कर दिया। ये सब है कामयाबी बनाम पैसा। इस होड़ में तमाम अखबार और न्यूज चैनल जुड़ गए। तो यही तो हो रहा है ना, पिक्चर जब भी बनी हो, कभी बनी हो, लेकिन ये जो डायलॉग आज भी समसामयिक, डायलॉग और भी लंबा है, लेकिन मैं इसको इतना ही कोट कर रहा हूं। दूसरा तो ये हो गई पत्रकारिता की बात। कार्यपालिका को भी, जो हमारी कार्यपालिका है, वो भी इस सर कहने को मजबूर किया जाता है। सरकार यही चाहती है कि जो वो कहे, यानी जिनको उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है, भले ही अपॉइंटमेंट सरकार देती है, कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं देते, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार जो कहे वही है, सच है। आज धूप नहीं निकली, अगर सरकार ने ऐलान किया तो आप भी वही कहिए कि धूप नहीं निकली। अब सरकार ये भी चाहती है कि न्यायपालिका सरकार के निर्णयों की न तो आलोचना करे, न ही टिप्पणी करे, और न ही उस व्यक्ति या संस्था को न्यायालय कोई रियायत दे जिसके पक्ष में सरकार नहीं। वैसे उपराष्ट्रपति ने जिस मंच का इस्तेमाल न्यायपालिका पर तल्ख टिप्पणी करने के लिए किया, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की बातों से सुधार तो होने वाला नहीं, उल्टे बहस बढ़ने की ही उम्मीद है। न्यायपालिका को लेकर जो टिप्पणी हुई है, उसके बारे में अब आम आदमी ये कहने लगा है कि सरकार दबाव बनाकर वक्फ संशोधन बिल पास कराना चाहती। इसके अलावा इस तरह की टिप्पणियों के जरिए सरकार अप्रत्यक्ष रूप से कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ भी जनमत तैयार करना चाहती। यही कारण है इस समय यह ट्रोल नहीं हो रहा है कि विश्व के 100 प्रमुख हस्तियों में भारत का कोई नहीं, यह ट्रोल नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं उस लिस्ट में, बल्कि ट्रोल इस समय न्यायपालिका हो रही है। आईटी सेल नए नए संदेश भेज रही है, जिसमें न्यायपालिका के प्रति लोगों में संदेह बढ़े और लोगों को लगे कि सरकार जो कर रही है वही ठीक है। क्योंकि उपराष्ट्रपति ने जब सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद कहा तथा अनुच्छेद 145/3 में संशोधन की वकालत की, तो उनका सीधा निशाना कॉलेजियम सिस्टम को दरकिनार करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को चर्चा में लाना था, क्योंकि इस कमीशन की अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। वैसे मैं नहीं कहता कि न्यायालय, न्यायपालिका दूध की धुली है या फिर वहां भ्रष्टाचार नहीं है, यकीनन वहां भी भ्रष्टाचार है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना विधायिका या कार्यपालिका में है। न्यायपालिका में यदि दाल में नमक है, तो विधायिका और कार्यपालिका में नमक में ही दाल है, और इस पर न्यायपालिका समय समय पर टिप्पणी करती रहती है। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर जितना व्यथित भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उतना ही व्यथित भारत का जनमानस भी है, लेकिन वो चाह कर भी बोल नहीं पाता, टिप्पणी नहीं कर पाता, सवाल नहीं उठा पाता। वैसे समय की मांग यही है कि अब इस पर बहस बंद होनी चाहिए और सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को संविधान के मुताबिक अपनी निश्चित सीमा रेखा में रहकर काम करना चाहिए। संविधान में जो चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की, उस पर अकारण और अनावश्यक टिप्पणी करना तथा समाज में उसी मुताबिक बहस और विमर्श गढ़ना किसी भी तरह से उचित नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के सभी खंभों का काम केवल लोकतंत्र की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि देश संविधान के मुताबिक चले, इसकी भी रक्षा करना है। आज देश के जो हालात हैं वो काफी विस्फोटक हैं, क्योंकि जाति, धर्म, वर्ग, भाषा और संप्रदाय की राजनीति हमें 2047 में विकसित भारत बनाने में रोकने में ही मदद करेगी। देश के सामने मुंह बाए खड़ी समस्याओं से निजात पाए बिना न तो हम विकसित भारत की श्रेणी में आ सकते हैं और न ही समाज का कल्याण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।